नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य क्लासेस के धारा प्रवाह बैच में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो भाई सभी लोग एक बार शेयर कर दो अच्छे से और लाइक कर दो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है सेशन। ठीक है, सभी लोग शेयर करते जाओ और लाइक भी करते जाओ सेशन को अच्छे से। ठीक है, सभी लोग जरा एक बार शेयर कर दो। ठीक है, सभी लोग एक बार शेयर कर दो अच्छे से, फिर लाइक कर दो और फिर उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले जो है क्या करना है, आप सभी ने शेयर कर देना है। एक बार बढ़िया से शेयर कर दो और देख लेते हैं कौन कौन लोग आ चुके हैं भाई। एक बार सीमा, अंतु, डोरीमोन, कजरी, साक्षी, निकी, रुचिता। चलिए भाई आ जाएं सभी लोग और शेयर कर दें सभी को। ठीक है, सभी को शेयर कर दें एक बार सेशन। स्क्रीन आपको सभी को दिख रही है और आवाज आ रही हो ऐसा मुझे बता दें एक बार। ठीक है, चलिए नमस्ते शिवम, आ जाओ भाई सभी लोग एक बार, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। तो शेयर कर दो अच्छे से। चलिए धीरे धीरे करके सभी लोग आ ही रहे हैं। तो भाई एग्ज़ाम नज़दीक हैं आप लोगों के, जितने भी एग्ज़ाम हैं, जो भी फॉर्म्स आपने फिलअप किए हो या दिल्ली पुलिस का फॉर्म फिलअप किया हो या फिर पैट का फॉर्म फिलअप किया हो, ज़्यादा लंबा समय नहीं रह गया है, सीमित समय है। तो जितना फोकस हो सके प्रैक्टिस पर करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस दो। अपने टाइम में जो है प्रैक्टिस को ज़्यादा इन्वॉल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को सॉल्व करो और डेली क्लासेस तो हमारी देखते रहो। हिंदी और जीके के जो क्वेश्चंस हैं आपको बड़े आराम से यहीं से रखे हुए मिलेंगे पेपर में, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का वह इसी तरीके से बनाया जाता है कि चाहे कोई भी एग्जाम हो 360 व्यू में वो आप उसे कवर कर सकें या हमारे जो क्वेश्चन हैं वो उसे कवर कर सकें। और इसी उम्मीद के साथ जो है हम इस सेशन को लगातार चला रहे हैं कि आगे आने वाले समय में ये बहुत ही लाभकारी सेशन होगा। तो शेयर कर दो भाई एक बार बढ़िया से। चलिए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर जल्दी से। ठीक है, पहला प्रश्न ले लेते हैं भाई, उत्तर दें सभी लोग इसका। आपकी स्क्रीन पर है पहला प्रश्न कि पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 की उपविजेता कौन सा देश है? भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, मलेशिया। पुरुष हॉकी कप, पुरुष हॉकी कप, जल्दी से उत्तर दें। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 की उपविजेता टीम कौन सी है? रुचिता का ए है भारत। उपविजेता टीम को पूछा है। देखो भाई क्वेश्चन इस तरीके के बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं अभी हाल ही में और चल रहे हैं एग्जामों में भी कि भाई उपविजेता पूछ लिया है। अक्सर प्रश्न कैसे बनता था भाई कि विजेता पूछा जाता था। क्या पूछा जाता था? विजेता को पूछा जाता था। लेकिन प्रश्न अब क्या बन गया है कि उपविजेता कौन है, यानी कि सेकंड राउंड अप कौन रहा था। ठीक है, सेकंड राउंड अप कौन रहा था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आंसर क्या आ रहा है भाई सभी का? ए आ रहा है और सी आंसर आ रहा है, जो कि गलत है। आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी बिल्कुल सही आंसर होगा, मलेशिया। मलेशिया यहाँ पे बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा आपका। क्या होगा? मलेशिया बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। विजेता टीम जो रही वो दक्षिण कोरिया रही, दक्षिण कोरिया विजेता रही यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखते चलना है, दक्षिण कोरिया विजेता रही और मलेशिया जो है वह उपविजेता रही। क्या रही? उपविजेता रही। इस खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? इस खेल का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया था। कहाँ किया गया था भाई? जकार्ता में किया गया था। इस बात को ध्यान रखना है, जकार्ता में किया गया था। और भारत ने इस टूर्नामेंट में तीसरा स्थान पाया, थर्ड रैंक पर रहा भारत। जापान को हराकर भारत जो है तीसरे स्थान पर रहा। जापान को हराकर भारत जो है वह तीसरे स्थान पर रहा। पुरुष हॉकी एशिया कप की विजेता रही दक्षिण कोरिया, उपविजेता मलेशिया और भारत ने जापान को हराकर तीसरा स्थान इस खेल में प्राप्त किया था। तो भाई शेयर कर दो एक बार बढ़िया से जोरदार तरीके से। जिनको नहीं पता है कि सेशन शुरू हो चुका है उनको बता दो। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं इसी क्रम में। सबसे पहला T20 पुरुष विश्व कप का
विजेता कौन सा देश है? भारत, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। जल्दी से उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि सबसे पहला T20 पुरुष विश्व कप, जो सबसे पहला T20 पुरुष विश्व कप का विजेता कौन सा देश है? यानी कि T20 गेम का पहला, जो क्रिकेट में होता है T20 मैच, उसका जो पहला विश्व कप करवाया गया, उसका विजेता कौन रहा? भारत, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। सी आंसर आ रहा है सभी का, ऑस्ट्रेलिया आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और वेस्ट इंडीज भी आंसर आ रहा है, शाबाश शाबाश, ठीक है। आंसर देते रहें सभी लोग, ठीक है। सभी लोग सेशन के अंत तक बने रहें, कुछ सीखना हो तो सेशन के अंत तक बने रहना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है और आवश्यक भी होता है, ठीक है। आवश्यक भी होता है और ज़रूरी भी होता है। चलिए, सीखना क्योंकि यही ज़रूरी है, सीखना ही ज़रूरी है। आंसर क्या होगा भाई यहाँ पर? आंसर होगा भारत, ठीक है। ए आंसर होगा, सभी का यहाँ पे गलत, ठीक है, सभी का गलत। एक तरफ से जिन्होंने आंसर दिया है उनमें सभी का गलत, ठीक है, सभी का गलत है। जल्दी से इसका उत्तर नोट डाउन कर लो भाई। सबसे पहला T20 पुरुष विश्व कप की विजेता कौन सा देश रहा? भारत रहा। और T20 मैचों की शुरुआत 2007 में की गई थी। कब की गई थी? 2007 में की गई थी। 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी और 2007 में जो पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ उसको भारत ने जीता। और कप्तान कौन थे उस समय? उस समय कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी, हेलीकॉप्टर शॉट बहुत ज़्यादा प्रचलित रहा है था इनका, ठीक है। और इन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी जिताया भारत को। और सबसे ज़्यादा T20 पुरुष विश्व कप विजेता टीम कौन सी है? किस देश ने सबसे ज़्यादा T20 में वर्ल्ड कप जीता है? तो आंसर होगा इसका वेस्ट इंडीज, ठीक है। वेस्ट इंडीज ने सबसे अधिक बार जो है T20 पुरुष विश्व कप को जीता है, ठीक है। T20 पुरुष विश्व कप को जीता है, इस बात को ध्यान रखना है। और इस बार जो 2021 का T20 विश्व कप हुआ, आयोजन कौन करता है इस गेम का? इस गेम का आयोजन कौन करता है? आयोजन ICC के द्वारा होता है। तो ICC ने जो 2021 में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया, जो कि 7वां संस्करण था। ये कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था, ठीक है, 7वां संस्करण था। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात, UAE और ओमान में किया गया। और ओमान में किया गया, ये 2 जगहों पर इसका आयोजन किया गया। लेकिन मेजबान देश कौन थी? किस देश ने मेजबानी की? तो मेजबानी की भारत ने, ठीक है। भारत ने इसकी मेजबानी की थी। क्लियर है? विजेता जो रही इसमें 2021 के T20 में कौन विजेता रही? जल्दी से शेयर कर दो भाई सभी लोग, ठीक है। विजेता कौन सी टीम रही थी इसमें? इसमें विजेता रही थी 2021 के T20 में विजेता रही थी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है विजेता टीम रही थी। क्लियर है? और यह पहली बार उसने T20 पुरुष वर्ल्ड कप को जीता, ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने, ध्यान रखना है यहाँ पर। और उप विजेता टीम जो रही वो कौन सी रही? न्यूजीलैंड उप विजेता टीम रही 2021 में, ठीक है। 2021 में न्यूजीलैंड उप विजेता टीम रही। चलिए, इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं इसी क्रम में, ठीक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न ले लेते हैं। आशा करता हूं कि सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, प्रश्नों का आनंद भी लेंगे। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात या संयुक्त राष्ट्र अमीरात? उत्तर देते रहे भाई सभी लोग, उत्तर देते रहे। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया? कहाँ पर किया गया? किस राज्य में? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या संयुक्त राष्ट्र अमीरात में? जल्दी से उत्तर दें। सी आंसर आ रहा है सभी का, गुजरात। गुजरात। साक्षी, प्रशांत, रुचिता, हर्षिता, पिंकी, पायल, दीपांशी, प्रशांत, रिया, निकी, हर्षिता, चलिए बहुत अच्छे, अंतु, वेरी गुड। और कोई भाई उत्तर देगा? जल्दी से उत्तर दे दो, जल्दी से। और कोई भी उत्तर देना चाहे तो दे सकता है। आंसर क्या होगा इसका? गुजरात बिल्कुल सही है, शाबाश, इस बार बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। गुजरात 2022, ठीक है, आयोजन हो चुका है इसका गुजरात 2022
22 गुजरात में 2022 का जो राष्ट्रीय खेल आयोजित किया गया वो कौन सा संस्करण था? 36वां संस्करण था। और किस राज्य में आयोजित किया गया? गुजरात में आयोजित किया गया। बहुत अच्छे, चलते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? आधिकारिक शुभंकर क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल मैस्कट ऑफ 22nd कॉमनवेल्थ गेम 2022? जल्दी से उत्तर दे दें। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? आधिकारिक शुभंकर क्या है? जल्दी से उत्तर दे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। ऑप्शंस हैं विंग डुइंग डुइंग, सोमाइटी, पेरी एवुल या ईभा। उत्तर दें जल्दी से। पेरी वुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर सभी का। आंसर क्या होगा यहाँ पे? पेरी ए बुल इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद अगर इनके और ऑप्शंस की बात कर लें तो विंग डुएंग डुएंग, ये विंटर ओलंपिक 2022 का मस्कट था। किसका? विंटर ओलंपिक 2022 का यह शुभंकर था। सोमाइटी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? सोमाइटी की बात करें तो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक, किसका? ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक, ठीक है। ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का 2022 में शुभंकर रहा। ईभा किसका है? ईभा किसका ईभा किसका शुभंकर है? फीफा अंडर 17 महिला कप का। बहुत अच्छे आंसर देते रहा करो भाई सभी लोग, ठीक है। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का, ठीक है। वर्ल्ड कप यानी विश्व कप, महिला विश्व कप, ठीक है। ये भी कौन सा? फीफा अंडर 17 किसका? महिला का, ठीक है। महिला विश्व कप, महिला विश्व कप का ये शुभंकर है। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अभी मैं एक पोल डालता हूं, देखते हैं भाई इसका उत्तर कितने लोग सही देते हैं। शेयर कर दो इसी बात पे जरा जोरदार तरीके से, ठीक है। शेयर कर दो। एक पोल में आंसर क्वेश्चन डाल रहा हूं मैं, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं, ठीक है। कितने लोग इसका आंसर देते हैं। चलिए जिन्होंने अभी तक इसका आंसर नहीं दिया है वो आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है। फिलहाल पोल डाल रहा हूं मैं। चलिए भाई पोल आ गया है, इसका भी उत्तर दें आप सभी लोग, ठीक है। इसका भी आप सभी लोग उत्तर जरूर दें। धाकड़ खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानी जो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम है उसका शुभंकर है, यस और नो में आंसर देना है। जल्दी से उत्तर दे दें भाई सभी लोग, ठीक है। और सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न है भाई कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यानी कि जो अभी राष्ट्रमंडल खेल हुए हाल ही में, जो कहाँ हुए? बर्मिंघम में हुए, ठीक है। बर्मिंघम इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया, ठीक है। आयोजन किया गया जिसका शुभंकर क्या रहा? पेरी बुल, जो अभी पिछला क्वेश्चन था, जो इसका शुभंकर रहा। क्लियर है? इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा पदक तालिका में? ठीक है, कौन सा स्थान रहा? फोर्थ। बहुत अच्छे, वेरी गुड। और कोई आंसर देगा? डी, चौथा। बहुत अच्छे। भारत का क्या स्थान रहा? फोर्थ स्थान रहा। पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? तो भाई पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर इंग्लैंड, ठीक है। ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर इंग्लैंड, तीसरे पर अगर हम बात करें तो कौन रहा? तीसरे पर रहा कनाडा, तीसरे पर कनाडा और चौथे पर भारत रहा है।
ठीक है, चौथे पर भारत रहा ही। इसमें भारत ने 22 स्वर्ण पदक जीते। कितने स्वर्ण पदक जीते भारत ने? 22 स्वर्ण पदक जीते, 22 स्वर्ण पदक जीते। अगर हम रजत पदकों की बात करें तो इसमें भारत ने 16 रजत पदक जीते, 16 रजत पदक जीते और 23 कांस्य पदक जीते। 23 कांस्य पदक भारत ने जीते। टोटल जो है 61 पदक भारत ने जीते। टोटल कितने जीते? 61 पदक जो है भारत ने इस खेल में जीते हैं। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न था ये भी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, पाला आर्द्र भूमि जिसे हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थित है? मिजोरम, तमिलनाडु, गुजरात या मध्य प्रदेश? पाला आर्द्र भूमि भाई काफी सुर्खियों में रहा है, पाला आर्द्र भूमि। ठीक है, ये सुर्खियों में रहा है और अभी हाल ही में बहुत सारी आर्द्र भूमियों को रामसर साइट में जोड़ा गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बता दो कि पाला आर्द्र भूमि जो है वह किस राज्य में है। ठीक है, बिल्कुल बताएंगे, तब तक आंसर तो दो, आंसर तो दो। अभी तो पूरे वोट भी नहीं आए, जितने लोग देख रहे हैं उतने लोगों ने वोट भी नहीं किया। चलो भाई आंसर दे दो सभी लोग। धाकड़ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, चौथा जो खेलो इंडिया यूथ गेम है का शुभंकर क्या है? शुभंकर है या नहीं है धाकड़? तो ये उत्तर देना है, सभी लोग उत्तर देते रहो भाई इसका। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा मिजोरम। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। क्या होगा? मिजोरम इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। क्लियर है? मिजोरम, मिजोरम में है पाला आर्द्र भूमि। इस बात को ध्यान रखना है। वर्ष 2022 में, वर्ष 2022 में तमिलनाडु में टोटल 13 नई आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया। कितने? 13 नई आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया। इसमें पहले से ही एक और आर्द्र भूमि थी जो कि टोटल 14 आर्द्र भूमि हो गई और 14 आर्द्र भूमि होने के कारण, रामसर साइट होने के कारण, अब यह भारत में सबसे ज्यादा रामसर आर्द्र भूमि वाला या रामसर स्थल वाला राज्य हो गया है। उत्तर प्रदेश में अब कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 10 आर्द्र भूमियां हैं, जो अब से पहले सबसे अधिक आर्द्र भूमि वाला यह राज्य रहा था उत्तर प्रदेश। अब कौन हो गया है? तमिलनाडु हो गया है। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं पाला आर्द्र भूमि, यह किस राज्य में है? मिजोरम राज्य में है। चलो भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 82% लोग हाँ कह रहे हैं और 18% लोग ना कह रहे हैं। चलिए भाई मैं पोल का एंड कर रहा हूँ। 17 लोगों ने ही वोट किया है, बाकी ने तो वोट किया ही नहीं है इस पर। चलिए बहुत अच्छे, आंसर बिल्कुल सही था। 82% लोग बिल्कुल सही हैं और यहाँ पर लगभग 17% लोग जो हैं उन्होंने ना कहा है कि धाकड़ जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर नहीं है, जो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स है। लेकिन मैं बता दूं भाई, धाकड़ जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर है। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर था। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, फिर एक और पोल डालेंगे कुछ देर में। ठीक है, एक और पोल करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। क्लोज द केयर गैप वर्ष 2022 में किसकी थीम है? विश्व कुष्ठ रोग दिवस की, विश्व आर्द्र भूमि दिवस की, विश्व कैंसर दिवस की या विश्व रेडियो दिवस की? ओके पायल, अब ज्यादा वाले में है। चलिए बहुत अच्छे, आंसर दो भाई इसका। क्लोज द केयर गैप वर्ष 2022 में किसकी थीम है? किसकी थीम है? जल्दी जल्दी आंसर देते रहो भाई। सी आंसर आ रहा है, विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। विश्व कैंसर दिवस का यह थीम है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह भाई 4 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। जैसा कि अभी आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा, आर्द्र भूमि रामसर आर्द्र भूमि से संबंधित है, उसी से ही संबंधित है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन में
इस तरीके के आर्द्र भूमियों को सुरक्षित रखने का संकल्प पारित किया गया है। ठीक है, संकल्प पारित किया गया है। जल्दी से शेयर कर दो भाई सेशन एक बार फिर से सभी लोग। ठीक है, कैंडिडेट आज कल की तरह नहीं है, जितने होने चाहिए भाई शेयर कर दो, है ना, ऐसा थोड़ी चलता है, रोज रोज कहना अच्छा नहीं लगता। चलिए क्लियर है, तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, कुष्ठ रोग दिवस का थीम क्या रहा? कुष्ठ रोग दिवस मनाया कब जाता है? तो कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। और इसकी थीम क्या रही? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। ठीक है, क्या थीम रही थी भाई? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। आराम से क्वेश्चन थीम से बन रहे हैं आजकल, अगर आप लोग सही से देखेंगे तो। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल राम सर, ईरान में। ठीक है, 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं भाई, अगला प्रश्न ले लेते हैं इसी क्रम में जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वोस्तोक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें भारतीय सेना ने भाग लिया? वोस्तोक सैन्य अभ्यास चीन में, कजाकिस्तान में, रूस में या मंगोलिया में? कहां पर यह अभ्यास किया गया? कहां पर यह अभ्यास किया गया? जल्दी से कमेंट करके बताएं। जल्दी से शेयर करो भाई। चलिए आंसर भी देते हुए चलो। वोस्तोक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? रूस में। बिल्कुल, आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा रूस में। भारत की ओर से गोरखा राइफल, ठीक है, गोरखा राइफल्स के जवान जो है इस में शामिल हुए हैं। गोरखा राइफल्स के जवान जो है इस सैन्य अभ्यास में शामिल हुए हैं, और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन जो है रूस में किया गया है। तो इसमें जो है भारत के साथ अन्य और देश के सेना भी इसमें शामिल है। जैसे भारत तो है ही है, चीन, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ, सीरिया और पूर्व सोवियत के जो है इसमें सेना शामिल है। और ये 7 दिवसीय क्या है? 7 दिवसीय अभ्यास है। इसमें तीनों ही सेनाएं, वायु, भूमि और समुद्र सेनाएं जो हैं शामिल होंगी। भारत समुद्री अभ्यास में हिस्सा नहीं लेगा, केवल 2 में ही हिस्सा ले रहा है यहाँ पर। ठीक है, 2 में ही हिस्सा ले रहा है, किसमें? वायु और भूमि। बिल्कुल सचिन, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। चलिए बहुत अच्छे, आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का 30वां सदस्य देश कौन सा देश बना? नाटो का 30वां सदस्य देश कौन सा देश बना भाई? नाटो क्लियर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। क्या है फुल फॉर्म? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस बात को ध्यान रखना है। तो इसका 30वां सदस्य देश कौन सा देश बना? किरीबाती, उत्तरी मैसेडोनिया, दक्षिण कोरिया या अंडोरा? जल्दी से उत्तर दें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। नाटो, उत्तरी मैसेडोनिया। चलिए भाई बहुत अच्छे, वेरी गुड। आंसर क्या होगा इसका? उत्तरी मैसेडोनिया, बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। ठीक है, कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना है। क्लियर है, और इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। कब की गई थी? 1949 में की गई थी इसकी स्थापना, ताकि उत्तरी अटलांटिक महासागर के किनारे बसने वाले जो देश हैं वो उत्तरी अटलांटिक महासागर की सुरक्षा कर सकें। चलिए बहुत अच्छे, आगे की ओर बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं इसी क्रम में जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए? रंजीत रथ, अजय भूषण पांडे, ब्रजेश उपाध्याय, देवाशीष मित्रा? जल्दी जल्दी आंसर देते रहो भाई। ठीक है, बहुत तेजी के साथ आंसर देते रहो। जहां जरूरी होगा
ठीक है, जहां जरूरी होगा वहां मैं जरूर बताऊंगा, डिटेल्स अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। और जहां हमें केवल एक उत्तर से ही काम चल जाएगा वहां हम लोग एक उत्तर लेके आगे की तरफ बढ़ लेंगे। फालतू समय हमें व्यतीत नहीं करना है, बस अपना काम करते रहना है और सीखते रहना है। आंसर दें भाई सभी लोग, आंसर दें सभी लोग। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसका आंसर ए होगा, रंजीत रथ बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड के जो अभी हाल ही में चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, कौन नियुक्त किए गए हैं? रंजीत रथ नियुक्त किए गए हैं, जो कि भारत की एक महारत्न कंपनी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अष्टदिग्गज निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में थे? छत्रपति शिवाजी, रुद्र प्रताप देव, कृष्णदेव राय या देवराय द्वितीय? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई, ठीक है, उत्तर दें सभी लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उत्तर तो सभी का आना ही चाहिए। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? बिल्कुल 11 महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है। सर जी आज हमारे गलत हो रहे हैं, कोई नहीं सचिन, गलत हो रहे हैं इसका मतलब आप बहुत कुछ अच्छा सीख रहे हैं। और ये गलती जो आप यहाँ पे कर लो, जितनी चाहे उतनी गलती करो, क्योंकि ये गलती हमें एग्जाम में नहीं दोहरानी है। इसीलिए तो हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा अभ्यास क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र नहीं है, कुरुक्षेत्र नहीं है। कुरुक्षेत्र में ही हमें गलती नहीं करनी है, बस अभ्यास क्षेत्र में खूब गलती करोगे, क्योंकि गलतियों से हमें सीखना है। हमारा गुरु जो है, एक तरीके से जो गलतियां हैं वो भी हमारी गुरु के समान है, क्योंकि वो हमें चलना सिखाती है। हमें गलती करना से जो है, उस गलतियों से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। चलिए बहुत अच्छे, आंसर दें। कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय सी आंसर आ रहा है ज्यादातर लोगों का, ठीक है। रश्मि का ए है, छत्रपति शिवाजी। चलिए और कोई? रुचिता का भी ए है, छत्रपति शिवाजी। कृष्णदेव राय है और प्रताप रुद्रदेव भी आंसर आ रहा है। आंसर क्या होगा इसका? कृष्णदेव राय होगा। ये अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में सर्वश्रेष्ठ कवि थे, ठीक है। अष्टदिग्गज जो थे ये कवियों का एक पूरा समूह था। किसके दरबार में? किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के दरबार में, ठीक है। कृष्णदेव राय के दरबार में यह कवियों का पूरा एक संगठन था अष्टदिग्गज का, जो कि तेलुगु साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। किस भाषा के, किस साहित्य के? तेलुगु साहित्य के, तेलुगु साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि थे ये, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में थे अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज 8 कवि थे, इनकी टोटल संख्या कितनी थी? टोटल संख्या 8 थी, ठीक है। ये 8 दिग्गज थे जो कि सर्वश्रेष्ठ थे, जिनको 8 सर्वश्रेष्ठ दिग्गज के रूप में या अष्ट दिग्गज के रूप में जाना जाता था। और यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है अष्ट प्रधान, ठीक है। कौन से किसको लेकर कंफ्यूजन हो सकता है किसी किसी को? अष्ट प्रधान। अष्ट प्रधान जो थे वो किस में थे? अष्ट प्रधान किसके दरबार में थे? उस छत्रपति शिवाजी के दरबार में थे। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस धातु के सिक्कों को गुप्त काल में रुपक्या कहा जाता था? सोना, चांदी, तांबा, सीसा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। किस धातु के सिक्कों को, किस धातु के सिक्कों को गुप्त काल में रुपक्या कहा जाता था? रुपक्या कहा जाता। सोना, चांदी, तांबा, सोना, चांदी, तांबा या सीसा? उत्तर दें भाई सभी लोग, जरा बढ़िया से एक बार उत्तर दे दें। चलिए बहुत अच्छे, आंसर है तांबा। सी आंसर आ रहा है ज्यादातर लोगों का, तांबा, तांबा आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो भाई शेयर कर दो सभी लोग, रुक जाते हैं कुछ देर के लिए, डोरेमोन ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। अगर शेयर कर रहे हैं सभी लोग तो शेयर कर दो, रुक जाते हैं 1 मिनट को।
है ना। शेयर कर दो जिनको शेयर करना है, बाकी तो भाई सब चल ही रहा है, ठीक है। शेयर कर दो तो भी हम खुश हैं, ना करो तो भी हम खुश ही हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल आप लोगों का भला होना चाहिए, आप लोग एग्जाम्स में अच्छे से परफॉर्म करने चाहिए, ठीक है। चलिए आंसर क्या आएगा इसका, आ जाते हैं अब। आंसर आएगा यहाँ पे चांदी, बिल्कुल सही उत्तर होगा। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रुपया कहा जाता था। और गुप्तकालीन जो राजकीय भाषा थी, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है, गुप्तकालीन राजकीय भाषा जो रही वो क्या रही? यहाँ पर रहती है संस्कृत। क्या रहती है? संस्कृत जो है इसकी गुप्तकालीन राजकीय भाषा के रूप में रही है, ठीक है। गुप्तकालीन राजकीय भाषा के रूप में रही है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं जल्दी से इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किन शासकों में किया? किन शासकों ने किया? मौर्य शासकों ने, गुप्त शासकों ने, सातवाहन शासकों ने, या राष्ट्रकूट शासकों ने? कौन ऐसे शासक थे जिन्होंने पहली बार भूमि जो है अनुदान में दिया? भूमि जो है अनुदान में दिया, ठीक है, भूमि जो है वह अनुदान में देने का शुरुआत की। जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, आंसर दो जरा सभी लोग, ठीक है। ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा का आरंभ किसने किया? सातवाहन वंश। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आंसर क्या होगा इसका? सातवाहन वंश। इस बात को ध्यान रखना है। इसके साथ ही एक और बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि सातवाहन वंश में जो है सर्वाधिक किसके सिक्के बनाए गए? सीसा, ठीक है, सीसा धातु के सिक्के जो है सबसे ज्यादा किस काल में बनाए गए? गुप्त शासकों के काल में बनाए गए। गुप्त शासकों की जो, माफ कीजिएगा, सातवाहन शासकों के काल में बनाए गए। सातवाहन शासकों की राजधानी क्या थी भाई? सातवाहन शासकों की राजधानी प्रतिष्ठान थी, ठीक है। क्या थी? प्रतिष्ठान थी, जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित थी। सातवाहन शासकों को दक्षिणा पथपति कहा जाता था। दक्षिणा पथपति कहा जाता था, क्योंकि यदि कोई उत्तर का राजा दक्षिण की ओर जा रहा है या उत्तर से कोई व्यापारी दक्षिण की ओर जा रहा है तो उसे सबसे पहले जो है किसके यहाँ से गुजरना होता था? सातवाहन शासकों के राज्य से गुजरना पड़ता था। अगर यह मना कर दें किसी को उत्तर से दक्षिण जाने में या दक्षिण से उत्तर जाने में, तो कोई नहीं जा सकता था, क्योंकि बीच में पूरा का पूरा साम्राज्य किनका आता था? सातवाहन शासकों का आता था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एक बार और आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छे प्रश्न चल रहे हैं, शेयर करते रहो भाई। अशोक ने पशु बलि की निंदा किस अभिलेख में की है? ठीक है, अशोक के बड़े जो शिलालेख हैं उसमें 14 बड़े शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, जिसमें से किस में जो है अशोक ने पशु बलि की निंदा की है? पहले अभिलेख में, दूसरे में, 13वें में, या 11वें अभिलेख में? जल्दी से उत्तर दे दें भाई, जल्दी से उत्तर दे दें। ग्यारहवें में सचिन का है फर्स्ट में, बहुत अच्छे। शिवम का है डी 11वें में, वेरी गुड। गुड़िया, रुचिता, साक्षी, प्रशांत। देखो भाई एक बात यहाँ पर बहुत अच्छी मुझे लगी सचिन गोस्वामी की, और उन लोगों की या उन लड़कियों की या उन महिलाओं की जो मतलब काफ़ी बिजी होते हैं, जैसे सचिन है। सचिन को ही देखो तो भाई पुलिस की नौकरी इतनी आसान नहीं होती है, ठीक है, कि आप अपनी पढ़ाई को भी टाइम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक जज्बा दिखता है सचिन के अंदर कि भाई एक समय आप वो ड्यूटी भी कर रहे होते हैं, चौकन्ने भी होते हैं अपनी ड्यूटी पर, और उसके साथ साथ क्लास भी अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, हिंदी की क्लास भी करते हैं, जीएस की भी ये क्लास करते हैं। तो भाई बहुत अच्छा लगा, ऐसे लोग जो है हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही लोग आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि जो लोग कुछ करते नहीं हैं वही सबसे ज्यादा बिजी हैं। और कहाँ बिजी हैं?
पबजी, फ्री फायर, इंस्टाग्राम पर जो है रील देखना और थोड़े से ठुमके लगाकर खुद इंस्टाग्राम पर रील बना के डाल देना, या फेसबुक पर रील बनाना, या फिर यूट्यूब पर ही जो शॉर्ट वीडियोस हैं उनको स्क्रॉल करते हुए अपने जीवन का बहुत ही बहुमूल्य समय बिता देना। तो भाई बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पर उदाहरण है। इसी आपके कमेंट बॉक्स में एक व्यक्ति जो सचिन है और उसके जो कि जॉब पर हैं, एक नौकरी पर हैं, और ऐसी वैसी नौकरी नहीं है, पुलिस की नौकरी जो कि कठिन परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं, हमेशा एक खाने तक का समय नहीं होता है, उसमें वो क्लास अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरीके से और भी वो महिलाएं जो घरों में काम करती हैं और उसके बाद भी खाना बनाना और फिर उसके बाद क्लास भी अटेम्प्ट करना, भाई उनके लिए भी जो है तालियां तो होनी ही चाहिए। और सचिन जैसे लोगों के लिए भी जो अब निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई रुकना नहीं है, बस आगे की ओर बढ़ते जाना है, क्योंकि भाई जीवन का दूसरा नाम ही है चलना और संघर्ष करना। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आगे की ओर बढ़ते हैं। भाई आंसर ले लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा? प्रथम बौद्ध संगति। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति, बिल्कुल सतह से फतह तक, बहुत अच्छे सचिन। चलिए बहुत अच्छे, आंसर क्या होगा यहाँ पर? पहला अभिलेख, अशोक का जो पहला शिलालेख है उसमें उसने पशुओं की निंदा, पशु बलि की निंदा की है कि भाई पशु बलि नहीं करनी है। जैसा कि हम लोग देखते हैं 13वें शिलालेख में किसकी बात की गई है? 13वें शिलालेख में भाई कलिंग युद्ध की बात की गई है। किसकी बात की गई है? कलिंग युद्ध की बात की गई है। कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक है वह बौद्ध धर्म को अपना लेता है। किसको? बौद्ध धर्म को अपना लेता है। और बौद्ध धर्म में एक बात बोली गई है अहिंसा, कि भाई हिंसा नहीं करनी है, किसी भी तरह से जो है हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा की बात कही गई है यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज को लेते हुए अशोक का जो हमें पहला शिलालेख मिला, ठीक है, देखिए ऐसा कोई नंबर नहीं है इन शिलालेखों पर कि अशोक ने ही 1 2 3 करके नंबर लिखवाया है। हमने इसको पहला दूसरा तीसरा शिलालेख कैसे कहा? क्योंकि हमें ये इसी क्रम में मिले हैं खुदाई के दौरान। आज पहला मिल गया, कल कोई और सा मिल गया तो उसे दूसरा बोल दिया। ठीक है, तो इसमें क्या बोला? पशु बलि की उसने निंदा की है कि भाई उसके साम्राज्य में कोई पशु की हत्या नहीं करेगा, पशु की बलि नहीं देगा, इस बात को ध्यान रखना है। और 13वें शिलालेख में किसकी बात की गई है? कलिंग युद्ध की बात की गई है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 11वां शिलालेख जो है धम्म की व्याख्या की गई है। 11वें शिलालेख में किसकी बात की गई है? धम्म की बात की गई है, धम्म शिलालेख की बात की गई है। मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर कोई इन टॉपिक्स पर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहता है, डिटेल्ड क्लास देखना चाहता है, तो भाई मैं आप भी कह रहा हूं टेलीग्राम पर मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप लिंक से जा सकते हैं हमारे उन वीडियोस पर, या फिर चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट में एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक खोलिए और नीचे की तरफ जाइए और देखिए, स्क्रॉल कीजिए थोड़ा सा, आपको ये टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से आपको मिल जाएंगे मिल जाएंगे। क्लियर है? बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे, शेयर करते रहें सभी के सभी। ठीक है, मम्मी कहती हैं तेरा तो कोई नाम ही नहीं लेता। नहीं डोरेमोन जी, डोरेमोन आपका नाम लिया जा रहा है, बिल्कुल लिया जा रहा है। ठीक है, डोरेमोन वेरी गुड। ठीक है, शाबाश, मम्मी को सुना दो एक बार, मैं बोल देता हूँ, डोरेमोन शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए दूसरा जो शिलालेख है अशोक का, वो किस बात की ओर इंगित करता है? ये सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक माना गया है अशोक के कार्यकाल में, कि अशोक उस समय एकमात्र ऐसा शासक रहा जिसने मनुष्यों के लिए तो चिकित्सालय खुलवाए ही, उसके साथ साथ पशु चिकित्सालयों को भी खुलवाया, पशुओं के लिए भी जो है अस्पताल उसने बनवाए, और इसका उल्लेख मिलता है दूसरे शिलालेख में। चलिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अक्सर इनसे बनते हैं। सारे शिलालेखों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा, और इसके साथ साथ टेलीग्राम पर भी लिंक शेयर कर दूंगा, और इसके साथ साथ आप इन दोनों में से कहीं नहीं जाना चाहते तो भाई चैनल पे चले जाओ, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो है इसका लिंक डाल दूंगा इस वीडियोस के, इन सभी वीडियोस के, वहां से जो है आप सभी लोग देख लेना। ठीक है, डोरेमोन नहाता ना है भैया शिवम तुम डोरेमोन के घर रहते हो क्या? चलो आज, हाँ शिवम भाई आज, हाँ चलो बहुत अच्छा,
आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिधम पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति में की गई? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ बौद्ध संगीति? ठीक है, कौन सी बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक की रचना की गई? ठीक है, चलिए आंसर देते रहिए भाई सभी लोग, और शेयर करते रहिए सेशन के अंत तक। सभी लोग बने रहो, ठीक है, सभी लोग बने रहो, लाभ मिलेगा सभी को। जब लाभ मिलेगा तो सभी लोग कहेंगे कि भाई कहाँ से लाभ मिला, तो बताना कि भाई लाभ कहाँ से मिला। ठीक है, फिलहाल आंसर दें इसका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट किए गए अलग अलग एग्जाम्स में। आंसर क्या होगा? तीसरी बौद्ध संगीति, क्योंकि भाई त्रिपिटक है, बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख ग्रंथ क्या माने जाते हैं? त्रिपिटक। त्रिपिटक में सुत्त पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में, और इसके साथ साथ विनय पिटक की रचना भी प्रथम बौद्ध संगीति में हुई। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति में जो है अभिधम पिटक की रचना की गई। किसकी रचना की गई? अभिधम पिटक की रचना की गई। तो यानी कि यहाँ पर जो त्रिपिटक है वो बन जाता है तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक की रचना की गई। चौथी बौद्ध संगीति जो जानी जाती है वो किस लिए जानी जाती है? बौद्ध धर्म के दो भागों में विभाजित होने के लिए जानी जाती है। किसके किसके? हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, ये दो जो है भागों में विभाजित होने, यानी कि जो बौद्ध धर्म था वह दो भागों में बट गया, हीनयान में और महायानी में, दो भागों में बट गया। इसके लिए यह जाना जाता है। ठीक है, इसके लिए यह जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय या उनके महापरिनिर्वाण के समय राजगृह में आयोजित की गई। उस समय मगध का राजा था अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित की गई। कहाँ की गई? वैशाली में आयोजित की गई। और उस समय राजा था कालाशोक। ठीक है, मगध का राजा कौन था? कालाशोक। इसी तरीके से अगर हम देखें तो भाई जो तीसरी बौद्ध संगीति है उसका आयोजन 251 ईसा पूर्व के समय किया गया। और कहाँ किया गया? पाटलिपुत्र में किया गया। और राजा कौन थे? अशोक राजा थे। ठीक है, सम्राट अशोक मौर्य वंश के महानतम राजाओं में से एक थे। ठीक है, और इसके साथ ही अगर हम देखें तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन 78 ईस्वी में किया गया, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष बाद किया गया। कुंडलवन कश्मीर में किया गया। राजा थे इस समय कनिष्क। ठीक है, राजा कौन थे इस समय? कनिष्क राजा थे। तो जल्दी से शेयर कर दो भाई सभी लोग, जो है बहुत अच्छे डोरेमोन कह रहे हैं कि भाई 30 से ऊपर संख्या लेके जाओ भाई, पक्का लेके जाओ। अगर आपको लोगों को लगता है कि हाँ सेशन बहुत अच्छे हैं तो भाई स्टेटस लगा दिया करो। स्टेटस पे जो दूसरों की रील्स लगाते हो ना नाचने गाने वाली, तो अपने गुरुदेव की भी कुछ चीजें लगा दिया करो। ठीक है, मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि आपको मैं कॉपीराइट क्लेम करूं। आप वीडियोस के शॉर्ट्स बनाकर भी डाल सकते हैं, आप हमारी वीडियोस के शॉर्ट्स बनाकर भी डाल सकते हैं। मोटिवेशन कोट हो, कोई बीच की क्लिप हो, डाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई रोकथाम आप लोगों के लिए नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? भाई जो सूरत अधिवेशन था 1907 में जो हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर रास बिहारी घोष या पंडित मदन मोहन मालवीय? जल्दी से उत्तर दे दें भाई सभी लोग। बिल्कुल उत्तर दें भाई। सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? बिल्कुल, धन्यवाद निकी। बिल्कुल सचिन, बिल्कुल। प्रशांत सी, चलिए सी आंसर आया। और कोई आंसर दे, जल्दी जल्दी आंसर दो भाई। ठीक है,
आंसर दो जल्दी से कि जो इसकी अध्यक्षता जो है किसने की। सी, डॉक्टर रास बिहारी घोष। डॉक्टर रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की। सी बिल्कुल सही उत्तर है। 1907 में कांग्रेस का 23वां सम्मेलन हुआ। कांग्रेस का कौन सा सम्मेलन होता है? 23वां सम्मेलन होता है, 23वां अधिवेशन होता है। और इसके अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर रास बिहारी घोष बने। 23वां जो अधिवेशन है या फिर सूरत अधिवेशन है, ये जाना जाता है गरम दल और नरम दल के अलग होने से। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कांग्रेस के विभाजन से, ठीक है, कांग्रेस के विभाजन के लिए जाना जाता है। दो धड़ों में बट जाता है कांग्रेस। यहाँ पर गरम दल में 3 लोग मुख्य रूप से जाने जाते हैं, लाल, बाल और पाल, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो ये 3 लोग जो है गरम दल के प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, जाने जाते हैं। क्लियर है? तो ये बात यही हो रही थी कि बंगाल विभाजन का एक तो कांग्रेस ने पुरजोर विरोध नहीं किया, पूरे भारत में विरोध नहीं किया। दूसरा कारण ये भी था कि गरम दल के जो लोग थे उनको कभी भी अध्यक्षता नहीं सौंपी गई और बार बार उन्हें टाल दिया जाता था, जिसको लेकर जो है यह दिक्कत हुआ, ठीक है। तो कांग्रेस का पहला विभाजन अगर देखने को मिलता है तो 1907 के सूरत अधिवेशन में देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी ने 1906 के, कब के? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसकी अध्यक्षता की थी? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इन सभी डिटेल्स पॉइंट को नोट करते रहा करो। और पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में ही इन्होंने स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था। किसका? स्वराज शब्द का। किन्होंने? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, पोल डालूं, मैं तो भूल ही गया कि भाई पोल भी होता है। चलो ठीक है, अभी डालता हूं पोल। क्लियर है? अभी डालता हूं पोल। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर पोल भी डालते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसकी और डिटेल्स देख लेते हैं थोड़ा सा। गोपाल कृष्ण गोखले की अगर हम बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसकी? बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो चलिए भाई आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं इसी क्रम में। और जल्दी से एक पोल भी लेंगे अभी, ठीक है। लेकिन फिलहाल आंसर इसका देखिए, राष्ट्रगुफ्तार समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, गिरीश चंद्र घोष, द्वारका नाथ विद्याभूषण या बंकिम चंद्र चटर्जी? जल्दी से उत्तर दें। और मैं यहां पर जो है जल्दी से एक 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 पोल डाल देता हूं, ठीक है, पोल डाल देता हूं। बिल्कुल लाइक करके लोग जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग रुकना चाहें रुकते रहें। शेयर करते रहो आप लोग लगातार। पोल डाल दिया है मैंने, पोल आपके सामने है कि न्यू इंडिया पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी थे। 80% लोगों ने अभी यस बोला है, 5 लोगों ने वोट डाल दिया है और 30% लोग हो गए हैं जिन्होंने नहीं बोला है और 70% लोगों ने हाँ बोला है, ठीक है। जल्दी से उत्तर दे दें। और इस क्वेश्चन का भी उत्तर दो भाई कि राष्ट्रगुफ्तार पत्रिका के समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? सी आ रहा है भाई, दादा भाई नौरोजी। सी भी आ रहा है, ए भी आंसर आया, पायल का ए है, प्रशांत का सी है, हर्षिता का दादा भाई नौरोजी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आंसर क्या होगा यहाँ पर? आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। बिल्कुल सही उत्तर है। इसका उत्तर होगा ए, दादा भाई नौरोजी। इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। सही और सटीक उत्तर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। समाचार पत्र के कौन से समाचार पत्र? राष्ट्रगुफ्तार समाचार पत्र के ये संपादक हैं, ठीक है।
दादा भाई नौरोजी 1851 में इन्होंने शुरू किया था। कब शुरू किया गया था? 1851 में शुरू किया था। कहाँ पर? बम्बई में इस अखबार को शुरू किया था और यह एक गुजराती पत्रिका थी या गुजराती समाचार पत्र था। किस भाषा में? गुजराती समाचार पत्र था, गुजराती भाषा में समाचार पत्र था। बम्बई में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, बम्बई में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, पोल का भी उत्तर देते रहे भाई, सभी लोग दें उत्तर। ठीक है, और शेयर मार दो एक बार बढ़िया से। न्यू इंडिया पत्रिका के जो संपादक हैं वो महात्मा गांधी थे, तो भाई 32% लोग नहीं कह रहे हैं, 68% लोग हाँ कह रहे हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल सपोर्ट करें भाई, चैनल को शेयर करते रहें सभी लोग। देखो भाई, लाइक करके जाना नहीं है, सभी लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं वो लाइक कर दे रहे हैं, चले जा रहे हैं। नहीं, रुको, पढ़ो, सीखो, तब तो कुछ मजा है ना, नहीं तो फिर आगे सजा ही सजा है। ठीक है, तो भाई सजा से बचना चाहते हो तो अंत तक बने रहो, सेशन के पढ़ते रहो। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई इसी क्रम में जल्दी से। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में लाया गया? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में लाया गया? इस अधिनियम के द्वारा विधवा महिलाओं को पुनः विवाह का अधिकार दिया गया। ठीक है, पुनः विवाह का अधिकार दिया गया। क्लियर है? क्योंकि सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था और उसके बाद जो विधवा महिलाएं थी वह अकेले हो जाती थी, उनको लोग जो है अच्छे तरह से नहीं देखते थे और उनका विरोध करते थे, उनको दूर यानी अछूत भी माना जाता था कई क्षेत्रों में। तो इसके लिए जो है उनका पुनर्विवाह हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो इसको लेकर एक अधिनियम बनाया गया, क्योंकि भारतीय परंपरा और संस्कृति में विधवा पुनर्विवाह अच्छा नहीं माना जाता था। तो उसके लिए 1856 में, कब भाई? 1856 में। अब मैंने डेट भी बता दिया कि 1856 में कौन था भारत का गवर्नर जनरल। बड़े आराम से आंसर आ सकता है इसका, जल्दी से बताओ। भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय जो था वही हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लेके आया 1856 में, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया। इसका आंसर क्या होगा? डी, लॉर्ड कैनिंग। और ये भारत के पहले वायसराय भी रहे, क्योंकि 1857 का विद्रोह हो जाता है, 1858 का अधिनियम आता है जिसमें क्या कर दिया जाता है? वायसराय के पद को सृजित किया जाता है, गवर्नर जनरल वाला पद समाप्त कर दिया जाता है। भाई पोल पे इतने ही लोग आंसर देंगे क्या? चलो भाई, इतने ही लोग देख रहे हैं, इतने ही लोगों ने आंसर दे दिया। एंड कर देते हैं पोल का एंड कर देते हैं। उत्तर आप लोगों के सामने आ गया है कि भाई न्यू इंडिया पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी थे। इसके पक्ष में 68% लोगों ने कहा है कि हाँ, लेकिन 31% लोगों ने कहा है नहीं। जिन्होंने नहीं कहा है वो बिल्कुल सही है कि इस पत्रिका के जो संपादक थे नहीं थी, कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है, कौन थी? एनी बेसेंट थी, ध्यान रखना है। ठीक है, एनी बेसेंट थी, बिल्कुल शिवम, वेरी गुड। तो यानी कि 68% लोगों को नहीं पता है कि ये न्यू इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे। तो अब ध्यान रखना है सभी ने, बिल्कुल ध्यान रखना है, एनी बेसेंट थी। क्लियर है? एनी बेसेंट थी, महात्मा गांधी नहीं थे। ठीक है, सभी ने ध्यान रखना है अभी। क्लियर है? तो पोल से तो भाई काफी फायदा भी दिख रहा है यहाँ पर। चलिए फिलहाल आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर हम यहीं पर बात कर लें थोड़ी सी और, तो बेलेजली के काल में शिशु वध प्रतिबंध किया गया। बेलेजली के काल में क्या आया? बेलेजली के काल में शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया गया। किस पर प्रतिबंध लगाया गया? शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया गया। मतलब यदि लड़की का जन्म होता था तो उसको मार दिया जाता था। ठीक है, जन्मी लड़की को मार दिया जाता था। अभी तो फिलहाल अजन्मी लड़की को मारा जाता है, लेकिन उस समय जन्म ली हुई लड़कियों की, भाई उस समय इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि गर्भ में लड़का है लड़की का पता लगाया जा सके, लेकिन उस समय शिशु वध बहुत ज्यादा होता था भारत में। यानी खास तौर पे जो लड़कियां जन्म लेती थी, बहुत छोटी नवजात शिशु होती थी, उनकी हत्या कर दी जाती थी। तो उसको रोकने के लिए, ठीक है, एक लंबी लड़ाई चली 1758 से लेकर 1805 तक। ठीक है, 1805 तक, इस पूरे काल में
काफी लंबी लड़ाई लड़ी और अंग्रेज इन सब के विरोध में थे। अगर हमें देखें तो भाई अंग्रेजी जो शासक रहे या कहा जा सकता है अधिकारी रहे, वो इस प्रकार की कुप्रथाओं के विरुद्ध थे और वह किसके सपोर्ट से काम कर रहे थे? वो भी काम कर रहे थे जो भारतीय समाज सुधारक हैं उनके सपोर्ट से काम कर रहे थे। ठीक है, क्लियर है? इस बात को ध्यान रखना है, सभी लोगों ने इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ ही विलियम बेंटिक जो जाने जाते हैं, ये किसके लिए जाने जाते हैं? विलियम बेंटिक ये सती प्रथा प्रतिबंध के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? सती प्रथा प्रतिबंध के लिए जाने जाते हैं। यानी कि जिन स्त्रियों के पतियों की मृत्यु हो जाती थी तो उनकी चिता पर जिंदा जो है इन स्त्रियों को जलना होता था, वही सती प्रथा होती थी। इस पर विलियम बेंटिक ने, ठीक है, विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर 1829 में, कब? 1829 में रोक लगाई और उसके बाद जाकर धीरे धीरे ये प्रथा देश से समाप्त हुई, देश से समाप्त हुई। एलन बरो की बात करें तो ये जाने जाते हैं दास प्रथा को समाप्त करने के लिए। ठीक है, भारत से दास प्रथा को समाप्त करने के लिए इन्होंने एक कानून बनाया 1843 में। कब? 1843 में इन्होंने एक कानून बनाया। बहुत अच्छे, ध्यान रखना है सभी ने, और इनसे प्रश्न बनने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम में। इनमें से वायुमंडल के किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? संवहन मंडल भी कहा जाता है। जल्दी से उत्तर दे दो भाई सभी लोग। प्रणाम यशस्वी भवा महाकाल के दीवाने। कोई दिक्कत नहीं सचिन, बस सीखते रहना है, गलतियों से ही तो हम लोग सीखते हैं। चलिए आंसर दीजिए सभी लोग। क्षोभ मंडल को कहा जाता है, समताप को, आयन मंडल को, या मध्य मंडल को? जल्दी से उत्तर दे दें सभी लोग। समताप मंडल। चलो सचिन का आंसर आया भाई समताप मंडल। और कोई उत्तर देगा? बी आंसर आ रहा है समताप मंडल। देखो बेटा आंसर होगा इसका क्षोभ मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर को संवहन मंडल कहा जा रहा है, संवहन मंडल, कन्वेंशनल कन्वेक्शन सिस्टम या कन्वेक्शन जोन। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसी मंडल में वायु का प्रवाह हो रहा है, वायु का प्रवाह हो रहा है, मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित हो रही हैं। ठीक है, मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में, जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का मंडल है। ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, वायु का घेरा है, तो जो हमारे कांटेक्ट में है, किसके? हमारे कांटेक्ट में जो आने वाला मंडल है वो कौन सा है भाई? क्षोभ मंडल है। कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल है। तो बारिश, बादलों का लगना, आंधी तूफान, चक्रवातों का आना, जीवन मृत्यु, वो सब किस मंडल में हो रहा है? ये सब हो रहा है कहां पर? क्षोभ मंडल में, जो कि विषुवत रेखा से कितने? 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और ध्रुवों पर ये 14 किलोमीटर से 11 से 14 किलोमीटर तक रह जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। क्या दर्ज की जाती है भाई? तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है, तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। सभी लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, सभी लोगों को ध्यान रखना है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। कितना? 165। ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं भाई। यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ उसका मतलब ये मत रखना कि ये तो बस ऐसे ही बताया जा रहा है, नहीं, ये सभी प्रश्न, जो जो चीजें यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो जैसे जैसे इसमें हम ऊंचाई के साथ जाते हैं तो तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। समताप मंडल मुख्य रूप से जानी जाती है किसके लिए? समताप मंडल मुख्य रूप से किसके लिए जानी जाती है भाई? O3 के लिए। तो भाई समताप मंडल जो है वह किसके लिए जाना जा रहा है? O3 यानी कि ओजोन के लिए। एक मिनट जरा, चलिए
तो ये किसके लिए जाना जा रहा है समताप मंडल, ये जाना जा रहा है O3 के लिए, यानी कि किसके लिए, ओजोन के लिए, ठीक है, ओजोन परत के लिए जाना जाता है, जो कि हमारी पृथ्वी को परावैंगनी, जो कि हमारी पृथ्वी को परावैंगनी किरणों से बचाती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, जो कि कहाँ से आती है, सूर्य से आती है, ठीक है, सूर्य से आती है। इस बात को ध्यान रखना है सभी ने। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि, जोड़ने वाली कौन, क्या भाई, जल संधि कौन सी है, मलक्का जल संधि, हॉर्मुज जल संधि, बास्फोरस जल संधि या पाक जल संधि, जल्दी से उत्तर दे। कौन सी जल संधि जो है, कौन सी जल संधि है, उत्तर दें जरा सभी लोग। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, मलक्का, हॉर्मुज, बास्फोरस या पाक जल संधि, जल्दी से उत्तर दें। बी, हॉर्मुज, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा, हॉर्मुज जल संधि, हॉर्मुज जल संधि इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा, जो कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ये हॉर्मुज जल संधि जो है कच्चे तेल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी क्षेत्र है, कच्चे तेल के लिए, कच्चे तेल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, परिवहन के लिए। अगर इसको रोक दिया जाए तो विश्व के आधे हिस्से में कच्चा तेल की सप्लाई रुक जाएगी, जिसमें भारत भी शामिल है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं जल्दी से इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, जल्दी से उत्तर दो भाई सभी लोग, सभी लोग उत्तर दे दो, ठीक है। काजल, रेडियो ऑपरेटर एग्जाम की अपडेट तो जो है अभी तक तो नहीं आई है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं बता सकता। हाँ, आप हमारे लक्ष्य 007 करके चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर जो भी जो कमेंट चीज़ें आएंगी, यानी कि आपका जो है अपडेशन होगा एग्जाम को लेकर, वो मैं उस पर डालता रहता हूँ, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा काजल वहां पर अपडेशन। बस तैयारी मत छोड़ो, अपनी तैयारी को ब्रेक मत करो। बेशक एग्जाम थोड़ा लेट होगा, लेकिन होगा जरूर, इस बात को भी ध्यान सभी ने रखना है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान सभी ने रखना है। क्लियर है, इस बात को भी ध्यान रखना है। आंसर दो भाई इसका सभी लोग, आंसर क्या आ रहा है भाई, डी, असम, असम, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। आंसर क्या होगा इसका, असम इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा, ठीक है, असम इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। भारत के जो राज्य हैं, जिसमें बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, इससे तो नेपाल की सीमा लगती है, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश की भी सीमा लगती है, किसकी, उत्तर प्रदेश की भी सीमा लगती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की भी सीमा लगती है। चलिए, उत्तर प्रदेश की भी सीमा लगती है। इसके साथ साथ एक राज्य और रह जाता है आपका उत्तराखंड, कौन सा, उत्तराखंड, ठीक है। तो टोटल 5 राज्य, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इनकी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लग रही है, नेपाल के साथ लग रही है। इस बात को ध्यान रखना है सभी ने। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट,
विषुवत रेखा के किस ओर स्थित है? दक्षिण में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में? जल्दी से उत्तर देने सभी लोग। आपकी कौन सी क्लास है सतह से फतह तक, वरुण? चलिए, प्रशांत का डी आया भाई, दक्षिण पूर्व दिशा में। सचिन का सी है उत्तर, सतीश का सी है उत्तर पूर्व में। रुचिता का डी। चलो भाई, डी का आंसर आ रहा है सभी का। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन समझा ही नहीं है, किसी ने नहीं समझा क्वेश्चन। क्वेश्चन वास्तविकता में किसी ने समझा ही नहीं है। चलो समझ लो थोड़ा सा। क्वेश्चन पूछ रहा है, -23.5 डिग्री, ये उत्तर। यहां है भारत। तो भाई भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट विषुवत रेखा के किस ओर है? जो ये 0 डिग्री लाइन आप देखो दिख रही है, ये कौन सी रेखा है? ये तो विषुवत रेखा है ना। विषुवत रेखा के किस ओर है इंदिरा पॉइंट? तो विषुवत रेखा के भाई उत्तर में ही तो है। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा बी, इसका उत्तर में। क्लियर है? चाहे दिल्ली पूछ ले, लखनऊ पूछ ले, पटना पूछ ले, भोपाल पूछ ले, मध्य प्रदेश पूछ ले, गुजरात पूछ ले, छत्तीसगढ़ पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, विषुवत रेखा के किधर होंगे? ये सब उत्तर में ही तो होंगे, क्योंकि भारत विषुवत रेखा से किस गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध में आता है। बड़ा ही आसान प्रश्न था, थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ते तो आंसर दे देते। ठीक है, डी इसका बिल्कुल भी कतई आंसर नहीं होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार बताओ जरा जोरदार तरीके से सभी लोग। समझ में आ रही है बात या फिर सब ऐसे ही चल रहा है, ऊपर से निकल के जा रहा है? ठीक है, चलो आ गई बात समझ में, बढ़िया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से जल्दी सेशन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से कौन सा बंदरगाह स्थित नहीं है? ठीक है, कौन सा बंदरगाह स्थित नहीं है इनमें से? कहां पर भाई? भारत के पूर्वी तट पर पूछ रहा है। यानी कि चलो भाई मैप थोड़ा सा दिखा देते हैं आप लोगों को। ये कौन सा है? ये पूर्वी तट है भारत का पूरा। ठीक है, और ये वाला पश्चिमी तट है भारत का पूरा। तो भाई ये पूछ रहा है कि कौन सा इस पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? पारादीप, तूतीकोरिन, एन्नोर या कोच्चि बंदरगाह? तो कौन से ऐसे बंदरगाह हैं जो नहीं है? ठीक है, हाँ जी, ढकोली भी उत्तर में ही आएगा। ठीक है, चलिए उत्तर दें भाई सभी लोग इसका। पारादीप, तूतीकोरिन, एन्नोर, कोच्चि। शिवम का है बी, तूतीकोरिन। और कोई? डी, कोच्चि। बहुत अच्छे सतीश, आंसर क्या होगा इसका? कोच्चि बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। क्या होगा? कोच्चि बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। पारादीप ओडिशा में है। पारादीप यहां पर मिलेगा आपको ओडिशा में। कौन सा? पारादीप। क्लियर है? और कौन सा है? तूतीकोरिन और एन्नोर, ये सभी जो हैं ये दोनों कहाँ मिलेंगे? तमिलनाडु राज्य में मिलेंगे। कोच्चि मिलेगा आपको केरल में। ठीक है, तो भाई हो गया। ये जो है पश्चिमी तट पर है कोच्चि बंदरगाह। कौन से तट पर है? पश्चिमी तट पर है और केरल में स्थित है। बाकी दोनों जो हैं, तीनों जो हैं, वह पूर्वी तट पर स्थित है। तो बात समझ में आ जानी चाहिए सभी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरवाल जनजाति, बकरवाल जनजाति भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है? बकरवाल जनजाति भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? जल्दी से उत्तर दे दो।
चलिए उत्तर दें भाई सभी लोग। आंसर क्या होगा यहाँ पे? जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा आपका कि बकरवाल जनजाति जो है वो कहाँ निवास करती है? जम्मू कश्मीर में। ये एक खानाबदोश जनजाति है जिसका जीवन जो है पशुपालन पर चलता है। किस पर चलता है भाई? पशुपालन पर चलता है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति जनसंख्या नीति से संबंधित है? स्वामीनाथन समिति, जानकी रमन समिति, दांतवाला समिति या सरकारिया समिति? उत्तर दो भाई जल्दी जल्दी जरा सभी लोग, देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर दे पाते हैं, क्योंकि ये भाई रिवीजन क्वेश्चन है पूरी तरीके से। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है ये? रिवीजन क्वेश्चन है, ये रिवीजन क्वेश्चन है। उत्तर दें भाई। स्वामीनाथन, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आंसर क्या होगा इसका? स्वामीनाथन समिति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की एक सदस्य नहीं थी? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की एक सदस्य नहीं थी? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की एक सदस्य नहीं थी? इस बात को ध्यान रखना है। कौन? बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन या फिर सरोजनी नायडू या इनमें से कोई नहीं? उपरोक्त कोई नहीं। क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन का आंसर देना है सभी ने। क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन का आंसर देना है सभी ने। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आंसर क्या होगा इसका? शिवम का डी है, साक्षी डी, हर्षिता का भी डी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आंसर क्या होगा इसका? डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों की तीनों जो है संविधान सभा में उपस्थित थी और टोटल 15 महिलाएं। ठीक है, कितनी महिलाएं थी संविधान सभा में? टोटल 15 महिला सदस्य थी संविधान सभा में, जिसमें से ये 3 भी थी। प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सदस्य नहीं थी। जब ये तीनों थी तो इनमें से कोई होगा ही नहीं। क्लियर है? तो इस तरीके का प्रश्न भी आपका बनता है बड़े आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोक्विनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी? जल्दी से उत्तर दे दो इसका, जल्दी से उत्तर दे दो। फ्लोक्विनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ई, ए, के, ई, सी? जल्दी से उत्तर दे दो। बिल्कुल, ये भी रिवीजन क्वेश्चन है। जल्दी से उत्तर दे दो भाई सभी लोग, देखते हैं कितने लोगों को पता है। सी ऑप्शन आ रहा है आंसर, हर्षिता, आर्मी बॉय, और कोई? चलिए, आंसर बिल्कुल सही है, विटामिन के इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। विटामिन के किसके लिए जाना जाता है भाई? विटामिन के जो जाना जाता है वह रक्त का थक्का जमाने के लिए जाना जाता है। किसके लिए? रक्त का थक्का जमाने के लिए जाना जाता है, ब्लड क्लोटिंग के लिए जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आरटी-पीसीआर परीक्षण किस रोग से संबंधित है? आरटी-पीसीआर परीक्षण किस रोग से संबंधित है? एड्स, डेंगू, कोविड, रेबीज? जल्दी से उत्तर दे दो सभी लोग। ठीक है, फटाक से उत्तर दो। उत्तर दे दो भाई सभी लोग। पोल भी मैंने एक डाल दिया है। ठीक है, कोविड की जांच की जाती है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। पोल भी मैंने एक डाला है कि भाई एलिसा टेस्ट से एचआईवी की जांच की जाती है। क्या ये बात सही है या गलत? यस और नो में आंसर दें। आंसर क्या होगा इसका? कोविड-19 इसका आंसर होगा। आरटी-पीसीआर यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है किस पर? राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस पर है? इलाहाबाद से हल्दिया,
सादिया से धुबरी के बीच, कोल्लम से कोट्टापुरम के बीच में, या तलचर से धमरा के बीच में? जल्दी से उत्तर दे दो भाई, जल्दी से उत्तर दे दो। उत्तर दो भाई। सी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्या आंसर होगा इसका? सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, यह किस राज्य में है? तो यह भैया है केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में है। किस राज्य में है ये? केरल राज्य में है। इलाहाबाद से सदिया पर है जल मार्ग। कौन सा जल मार्ग? जल मार्ग 1। ठीक है, जल मार्ग 1 है। कौन सा जल मार्ग है? जल मार्ग 1 है। ठीक है, सादिया से धुबरी, इस पर है नेशनल वाटरवे यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया से धुबरी, ये किस नदी पर है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस पर है? तो यह है गंगा नदी पर। किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। ध्यान रखना है भाई। ठीक है, किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। चलो भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं भाई जल्दी से। अंतिम प्रश्न है आज के सेशन का। ठीक है, अंतिम प्रश्न है। सेशन के अंत तक जो लोग बने रहे हैं वो इसका उत्तर जरूर दें। ठीक है, वह इसका उत्तर जरूर दें। ठीक है, क्योंकि भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या के कितना प्रतिशत है? 8.6%, 10.21%, 7.25% या 13.14%? जल्दी से उत्तर दे दो भाई इसका। जल्दी से उत्तर दे दो। डी आंसर आ रहा है, ए भी आंसर आ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रुचिता, दीपांशी, पायल, वेरी गुड। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा 8.6%। ठीक है, 8.6%। यानी किसकी बात हो रही है? ये जनजातियों की बात हो रही है, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। ठीक है, किसकी बात हो रही है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात हो रही है, एसटी की बात हो रही है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो ये निवास करती हैं भैया मध्य प्रदेश में। कहाँ निवास करती हैं ये? मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? देश बोल रहा हूं मेरे ख्याल से। किस राज्य में पाई जाती है? क्लियर है? किस राज्य में पाई जाती है सबसे ज्यादा जनजाति? तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। क्लियर है? किस में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस बात को ध्यान रखना है सभी ने। ठीक है, चलिए भाई, ये तो थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं कि आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा इस सेशन को और काफी कुछ अच्छा जानने और सीखने को भी मिला होगा। जो लोग सेशन के अंत तक बने रहे भाई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैंने पोल डाला था, एलिसा टेस्ट से HIV की जांच की जाती है, तो भाई 76% लोग कह रहे हैं हाँ, 24% लोग कह रहे हैं गलत। यानी कि इस प्रश्न को लेकर जो है 24% लोगों की जानकारी गलत है। 17 लोगों ने ही वोट दिया है। चलिए, फिलहाल इसको मैं पब्लिश कर देता हूं, आपके सामने आ गया है। ठीक है, तो 23% लोगों को नहीं पता है कि एलिसा टेस्ट से ही HIV की एड्स की जांच की जाती है। इस बात को ध्यान रखना है। तो भाई, सेशन के अंत तक सभी लोग जो बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से बने रहे, रोज बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो प्रयास करेंगे कि कल संडे है तो कल भी जो है आपकी कक्षा जो है निरंतर इसी प्रकार से लगातार चलती रहे और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं कल रात ठीक 9 बजे एक नई ऊर्जा के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और अपने लक्ष्य की ओर लक्ष्य के साथ बढ़ते रहें। और अपने लक्ष्य को भी अपना सपोर्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें, ताकि यह आगे बढ़ सके और आपके लिए और अन्य क्लासेस अच्छे और बढ़िया टीचर्स के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सके। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। तो शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। मिलते हैं कल रात 9 बजे। जय हिंद।